Hello everyone, welcome back to our channel Commerce Adhyapika. From today, we'll be starting another series that is aggregate demand and its components. Now, before starting aggregate demand, if you see T.R. Jain ki book, there are some facts that are given about aggregate demand that we need to understand. So the first fact is that demand for a particular good is not here. When we talk about demand for a particular good, हम उसको माइक्रो में डिस्कस करते थे, राइट? डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीगेट डिमांड, वी टॉक अबाउट द टोटल डिमांड फॉर ऑल द गुड्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. ओके, सो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर गुड की बात नहीं करते. वी टॉक अबाउट ऑल द गुड्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट इज दैट when we study aggregate demand, we can study its relationship in context of two things. First is general price level and the second is income of the people. Now, आपको भी पता है demand has a negative relationship with the price level. In the same way, aggregate demand also has a negative relationship with general price level. And when I talk about income of the people, aggregate demand has a positive relationship. As income of the people increases in the economy, the aggregate demand also increases in the economy. So at 12th level, you study the relationship of aggregate demand in relation to income of the people. So we will not be talking about general price level at plus 2 level. Okay. Next is, when I talk about aggregate demand, I want to know कि कितना सारे के सारे total goods in the economy पे spend हो रहा है, right? Because aggregate demand is nothing but when I measure the total value of all the output. बट आप खुद सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि मैं बैठकर सारे के सारे गुड्स जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी टोटल क्वांटिटी काउंट करूँ कि इसकी इतनी क्वांटिटी हो रही है, इसकी इतनी क्वांटिटी हो रही है? इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज वो डाटा अवेलेबल इतना ईजिली नहीं होगा एज कंपेयर टू द एक्सपेंडिचर का डाटा. क्योंकि हमने लास्ट क्लास या फिर नेशनल इनकम में सीखा था कि आउटपुट एक्सपेंडिचर के बराबर होगा, इसलिए हम एग्रीगेट डिमांड को एक नए एंगल से स्टडी करते हैं. वो है द टोटल एक्सपेंडिचर, द टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर दैट पीपल विश टू इनकर. ओके, तो वो जो एक्सपेंडिचर पीपल इनकर करेंगे गुड्स के ऊपर, उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट फैक्ट इज दैट इट इज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड, व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड. मतलब मैं अभी ये प्लान कर रही हूँ, मैंने एक्चुअली में स्पेंड नहीं किया है. अगर मैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ये प्लान कर रही हूँ कि मैं टोटल एक्सपेंडिचर 1 लाख का करूँगी, तो दैट इज व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड. इट इज़ नॉट द एक्चुअल डिमांड, इट इज़ द प्लान डिमांड दैट आई एम प्लानिंग ऑफ डूइंग. ठीक है. तो वहीं पर एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट पीपल विश स्पेंड और प्लान टू स्पेंड. ओके फ्रेंड्स, एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई है. एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर. अभी हमने बात की कि हम वैल्यू के बेसिस पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए हम एक्सपेंडिचर के बेसिस पे करते हैं. तो इट इज द टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान टू इनकर on the purchase of all the goods and services which are being produced in an economy during a particular year corresponding to their level of income. तो यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है एक्सपेंडिचर, कि ये हमारा टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर है. फाइनल गुड्स और सर्विसेज, ऑल द गुड्स ऑफ सर्विसेज पे है. प्लान्ड है, एक्चुअल नहीं है. एंड ये थर्ड है कि ये इनकम लेवल से रिलेट करता है. तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझनी. ठीक है. अब हम एग्रीगेट डिमांड और उसके शेड्यूल को समझने की कोशिश करेंगे सो दैट वी कैन डिसाइफर कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व. ओके, सो नाउ आई विल बी ड्रॉइंग सम शेड्यूल हेयर. सबसे पहली बात, जब हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल ड्रॉ कर रहे हैं तो इट मस्ट बी क्लियर इन आवर माइंड दैट हम एग्रीगेट डिमांड को एक पर्टिकुलर इनकम लेवल के साथ रिलेट करते हैं, राइट? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट डिमांड कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनकम. अब इनकम को हम वाई से भी डिनोट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. नाउ हियर इज एग्रीगेट डिमांड और आई कैन राइट डाउन द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, राइट? ए को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं. अब इनकम को पहले मैं 0 ले रही हूँ,
then I am taking 20, 40, 60, 80, 100, 120. अब मैं एक्सपेंडिचर लूँगी. अब जब मैं ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम ले रही हूँ, अपना दिमाग यूज़ करके मुझे ये बताओ, शुड आई राइट समथिंग इन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर? Obviously yes. Why? Because people, even if they have no income, have to consume something, right? Because वो भूखे नहीं रह सकते, right? They have to consume something. So that is known as autonomous consumption. Because even when your income is zero, you need to consume something for your survival, right? Zero level पर कुछ ना कुछ aggregate demand लूँगी, right? So I'm going to take 30. Okay, now I'm going to write 35, then I'm going to write 40, 45, 50, 55 and 60. Now अगर मैं इस शेड्यूल से एग्रीगेट डिमांड का नेचर समझना चाहूँ तो सबसे पहला नेचर है that even at zero level of income, I have some consumption, right? ऐसे मत लिखना पेपर में, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग कि जीरो लेवल पर भी मेरी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है, राइट? नेक्स्ट इज सेकेंड, एज सुन एज द इनकम इज इंक्रीजिंग, मेरी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है. सो वाई एंड ए डी आर पॉजिटिवली रिलेटेड, दैट एज सुन एज माई इनकम इंक्रीजेज, my aggregate demand is also increasing, right? The third thing that I want to mention here is that एक certain point तक, suppose मैं इस 40 तक देखती हूँ, aggregate demand is greater than income. 30 is greater than 0, 35 is greater than 20, 40 is equal to 40, right? But यहाँ पर aggregate demand इससे पहले इनकम से बड़ी थी, बट आफ्टर 40 एग्रीगेट डिमांड इज शॉर्टर देन इनकम. वाई डज दिस हैपन? बिकॉज एट हायर लेवल ऑफ इनकम पीपल स्टार्ट सेविंग. जब आपकी इनकम बढ़ती है आप सेविंग्स भी स्टार्ट करते हो, राइट? सो एट हाई लेवल ऑफ इनकम पीपल start saving, right? This is only for your understanding. जो ये proper words हैं वो बुक में mention हैं, please read them. ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर मैं आपसे आज बोलूँ कि मुझे एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल बना के दे दो, तो आपके दिमाग में छपा होना चाहिए कि मैं इनिशियली एग्रीगेट डिमांड को बड़ा रखूँगा इनकम से, फिर मैं बराबर करूँगा और फिर मैं उसको छोटा कर दूँगा. ठीक है, अब मैं इसको इरेज करूँगी. ठीक है, अब हमारे पास शेड्यूल तो है, अब मतलब हमें क्या बनाना है? अब हमारा काम है, हमें बनाना है कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व. ठीक है, तो ये हम बनाएंगे एक एग्रीगेट डिमांड का कर्व. हम यहां पर लेंगे इनकम, हम यहां पर लेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. अब जब तक मैं आपको वाई और एग्रीगेट सप्लाई नहीं समझाती, जो मैं नेक्स्ट क्लासेस में समझाने वाली हूँ, तब तक आपको ये याद रखना है कि वाई और एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व होता है उसका 45 डिग्री एंगल पे स्ट्रेट लाइन बढ़ती है ओरिजिन से. ये क्वेश्चंस उठना वाई क्यों मैम ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, अभी के लिए छोड़ दो. ये अभी के लिए बस इतना याद रखो कि ये हमारी वाई और एग्रीगेट सप्लाई लाइन होती है, ये 45 डिग्री होती है ओरिजिन से. ठीक है, अभी के लिए यू नीड टू रिमेंबर दिस. आई विल क्लियर इट इन अपकमिंग क्लासेस. ओके, नाउ इस लाइन पर, इस वाई लाइन पर किसी भी पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम. ठीक है, कोई भी लाइन उठा लो, किसी भी पॉइंट पर इस लाइन पर एग्रीगेट डिमांड वाई के इक्वल होता है. ठीक है, क्योंकि ये लीनियर है, राइट? तो लीनियर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट पर इस लाइन पर हमारा इक्वल होगा एग्रीगेट डिमांड किस चीज़ के? हमारे इनकम के. ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो अभी के लिए. क्यों होता है विल बी क्लियर टू यू इन द अपकमिंग क्लासेस.
नाउ अब हमारा मेन काम है एग्रीगेट डिमांड कर्व। मैम 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी हमारा कुछ एग्रीगेट डिमांड था जो हमने 30 माना था, राइट। एक पॉइंट तक मैम हमारा एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर रहता है y से। ये y लाइन है, ये एग्रीगेट डिमांड लाइन है। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन y हेयर। एक पॉइंट आता है मैम जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाता है इनकम के, एंड देन हमारा इनकम एक्सीड करती है एग्रीगेट डिमांड के जब हम हायर लेवल ऑफ इनकम को टच कर जाते हैं। सो हमारा एग्रीगेट डिमांड इस तरीके से बनता है कर्व। मैम हम 0 पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन लेते हैं, उसके बाद हमारा वो इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड है इसलिए वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। मैम एक पॉइंट होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन y, तो ये ऊपर होगा, फिर एक पॉइंट आएगा जब ये इक्वल हो जाएगा और फिर इनकम बड़ी हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड से। आई होप ये कर्व आपको समझ में आया हो, ठीक है। हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये 40 लेवल पर था, राइट, गॉट इट, गुड। स्टूडेंट्स विल बी अंडरस्टैंडिंग द components of aggregate demand, okay. Now to understand the components of aggregate demand, first of all I will write down an equation, okay. C plus I plus G plus X minus M. नाउ हम इनको इंडिविजुअली समझेंगे कि ये क्या है, ये क्या कंपोनेंट्स हैं जिससे ये एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन बन रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट डिमांड के अंदर सी आता है, और सी आपको फर्स्ट क्लासेस से मैं बोलती आ रही हूँ, सी इज नथिंग बट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउस होल्ड्स। जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं ड्यूरेबल्स पर, सेमी ड्यूरेबल्स पर, सर्विसेज पर, पेरिशेबल्स पर, ये सब चीज़ें जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आती हैं बाय हाउस होल्ड्स। सो दिस इज नथिंग बट ये हाउस होल्ड्स का होता है, ठीक है। नाउ कम्स आई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये भी हमने डिस्कस किया था कि प्रोड्यूसर कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। वो क्या क्या खरीदता है, फिक्स्ड एसेट्स भी खरीदता है और इन्वेंट्री के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करता है। तो प्रोड्यूसर्स परचेज गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट, तो उनका वो आय हो जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये प्रोड्यूसर्स का होता है, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंट्री दोनों आती हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। अब हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि गवर्नमेंट ना ही सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है बट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। कैसे? जब हमारे डिफेंस फोर्सेस के बच्चों के लिए या फिर उनके लिए ही क्लोथ्स खरीदे जाते हैं, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ खड़ी की जाती हैं, जैसे कि आर्मी के स्कूल्स हो गए, तो ये सब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, राइट। कभी आपने सुना होगा कि आर्मी वालों के लिए एक अलग से कैंटीन होती है, उसमें कंजम्पशन गुड्स भी होते हैं। तो गवर्नमेंट कंजम्पशन पर भी इन्वेस्टमेंट करती है, प्लस इन्वेस्टमेंट भी करती है गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे लिए ब्रिजेस, डैम्स, ये सब कंस्ट्रक्ट करना वो भी गवर्नमेंट का काम होता है और वो भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर भी हमारी कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, जिसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों आता है, ठीक है। जो लास्ट रह गया है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है बाहर से जो हमारी डीलिंग्स हो रही हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स वो एक्सपेंडिचर होता है जो फॉरेनर्स हमारे गुड्स पे करते हैं, तो वो भी हमारे एग्रीगेट डिमांड में आ रहा है, क्योंकि वो हमारे ही गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, राइट। तो वो हमारी एग्रीगेट डिमांड में आएगा। वेयर एज इंपोर्ट्स हमारा जो एक्सपेंडिचर फॉरेनर्स के गुड्स पे होता है वो होता है, तो हम उसको रिमूव करेंगे। तो हमारा X मतलब एक्सपोर्ट्स और M माइनस इंपोर्ट्स होता है। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो जाती है एग्रीगेट डिमांड की, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। नाउ आई होप आप इसको याद रखोगे। इट इज़ वेरी इजी टू रिटेन इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास हम एक और चीज़ सीखेंगे जो कि कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन है। इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू विल हैव फन व्हाइल अंडरस्टैंडिंग C प्लस S फंक्शन, okay. For right now I want you to remember aggregate demand, its components. In the next class we'll be starting aggregate supply and its components, that is nothing but consumption and savings.
So you're going to have fun in the next class as well. I hope you have understood everything that I have taught till now. If you have any doubt, please leave a doubt in the comment section, or you can also contact me on the mail address that has been given in the description box. Please subscribe to my channel, share this channel as much as possible, and thank you for your constant support.